9 अगस्त 2019 अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की रात आम दिनों जैसी ही थी और लोग गहरी नींद की आगोश में थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अगली सुबह एक शख्स की मौत की खबर ने न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जेल के अंदर एक शख्स मरा पाया गया था और वो कोई आम कैदी नहीं बल्कि कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन था। वही एप्स्टीन जो 13 से 18 साल की दर्जनों नाबालिग लड़कियों का लंबे समय तक यौन शोषण करने का दोषी था और जिस पर यह भी आरोप था कि वो इन लड़कियों को अपने ताकतवर और चर्चित दोस्तों तक सप्लाई करता था। एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक बेहद पावरफुल आदमी भी था। उसके पास $600 मिलियन की संपत्ति, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में समुद्र के बीचों बीच 75 एकड़ में फैला आलीशान प्राइवेट आइलैंड, खुद का प्राइवेट जेट समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में घर और प्रॉपर्टीज भी थी। जेल जाने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही एप्स्टीन के पावरफुल दोस्तों के नाम बाहर आएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो कोई खुलासा कर पाता, अचानक जेल में मरा पाया गया। जेल अथॉरिटीज ने उसकी मौत को आत्महत्या बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। एप्स्टीन की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी। उस दिन अचानक उसकी सुरक्षा में लगाए गए गार्ड गहरी नींद में सो रहे थे और जेल के सीसीटीवी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था। इतने सारे संयोग एक साथ होना लोगों को इत्तेफाक नहीं लगे और लोगों को इसमें किसी गहरी साजिश की बू आने लगी। ऐसे में अमेरिका में मांग उठने लगी कि एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल्स पब्लिक की जाए। समय के साथ दबाव इतना बढ़ गया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उसकी जिंदगी से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स, हजारों फोटोज और ईमेल्स पब्लिक करने पड़े। इन्हीं फाइल्स में कई ऐसे चेहरे सामने आए जिन्हें दुनिया उनके अच्छे कामों के लिए पूछती थी। इनमें करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क, बिलियनियर बिल गेट्स, महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट जैसे लोगों के एप्स्टीन के साथ करीबी रिश्तों की बातें सामने आई। इन फोटोज में जहां कोई महिलाओं के साथ बाथटब में नहाता दिख रहा है तो कोई कई महिलाओं की गोद में लेटा हुआ दिख रहा है। किसी ने नाबालिग लड़कियों की कमर थाम रखी है तो कोई एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर पार्टियां करता दिख रहा है। तो आइए जानते हैं एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। कैसे एक मैथ टीचर से अपने करियर की शुरुआत करने वाला जेफरी एप्स्टीन दुनिया का सबसे कुख्यात यौन अपराधी बन गया। उसका दुनिया भर के रईसों, पावरफुल लोगों और सेलिब्रिटीज के साथ क्या रिश्ता था और कैसे वो उनके साथ मिलकर नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था। और आखिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा रिलीज हुई फाइल्स में और कितने चर्चित लोगों के नाम सामने आए। Jeffrey Epstein is arrested in July 2019 on federal sex trafficking charges involving minors in the early 2000s. Footage from 1992 found in the NBC archives shows the future president welcoming Jeffrey Epstein to his Mar-a-Lago estate. Official reports say Epstein died by suicide before 6:30 a.m. Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. President Trump's name referenced hundreds of times. These are documents linked to a man called Jeffrey Epstein. The list includes Bill Clinton, Prince Andrew, Michael Jackson, and Stephen Hawking. जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में एक जूइश फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और खासकर मैथ्स और फिजिक्स में उसकी गहरी रुचि थी। इसलिए अपनी शुरुआती स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करने का फैसला किया, लेकिन 2 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और 1974 में बिना किसी ग्रेजुएशन डिग्री के वो न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा। लेकिन 2 साल बाद डॉल्टन स्कूल ने उसकी टीचिंग परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी ना मानते हुए उसे डिसमिस कर दिया। साथ ही उस पर अंडर एज लड़कियों के प्रति इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, फीमेल स्टूडेंट्स से फ्लर्टिंग और टीचर होते हुए भी स्टूडेंट्स की शराब पार्टी में शामिल होने जैसे आरोप भी लगे। हालांकि डॉल्टन स्कूल से निकाले जाने के बाद उसे नौकरी के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा और उसे वॉल स्ट्रीट की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वो ऑप्शंस ट्रेडर बन गया और स्पेशल प्रोडक्ट्स डिवीजन में काम करने लगा। इसी दौरान उसकी पहुंच अमीर और ताकतवर लोगों तक होने लगी। एप्स्टीन ने यहां इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 1980 तक बेयर स्टर्न्स ने उसे अपना लिमिटेड पार्टनर बना दिया। केवल 27 साल की उम्र में उसकी इतनी चर्चा थी कि कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने उसे बैचलर ऑफ द मंथ चुना। लेकिन एप्स्टीन की कुछ आदतें ऐसी थी जो बार बार उसके करियर को खतरे में डाल देती थी। उसने जॉब पाने के लिए न केवल अपनी एजुकेशन की गलत इंफॉर्मेशन दी थी, बल्कि नौकरी के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की हुई एक्सपेंसिव ज्वेलरी का खर्च
खर्च भी कंपनी के खाते में डाल दिया था। ये बात सामने आने पर बेयर स्टर्न्स ने उसे सस्पेंड करने के साथ साथ उस पर भारी जुर्माना भी लगा दिया। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप IAG नाम की खुद की कंसल्टिंग फर्म खोल ली, जो उन लोगों के लिए काम करती थी जिनका पैसा फ्रॉडुलेंट ब्रोकर्स द्वारा हड़प लिया गया था। एप्स्टीन रिकवरी के बदले लोगों से भारी फीस लेता था, जिससे कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगी और साल 1984 तक वो मिलियनेयर बन गया। इस दौरान जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिकन बिजनेसमैन और फ्रॉडस्टर स्टीवन हॉफनबर्ग के साथ भी काम किया था, जिसने अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम्स की थी, जिसमें इन्वेस्टर्स के $450 मिलियन डूब गए थे। साल 1988 तक जेफरी एप्स्टीन दुनिया के पावरफुल लोगों के सर्कल्स में उठने बैठने लगा था। उसी साल उसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी नाम की कंसल्टिंग फर्म भी शुरू की और उसकी ये फर्म केवल उन्हीं के साथ काम करती थी जिनकी नेट वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा होती थी। इसी दौर में उसकी मुलाकात एल ब्रांड्स के CEO लेस्ली वेक्सनर से हुई, जिन्होंने उसे अपनी कंपनी की फुल पावर ऑफ अटर्नी दे दी। यहीं से एप्स्टीन की दौलत और ताकत इतनी तेजी से बढ़ी कि 1996 में उसने अपने फर्म को US वर्जिन आइलैंड्स में रिलोकेट कर दिया। एप्स्टीन के रुतबे और इन्फ्लुएंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के एसेट्स को मैनेज करती है, उसके CEO लियोन ब्लैक की दौलत एप्स्टीन मैनेज करता था। इन सब की बदौलत 21st सेंचुरी की शुरुआती सालों तक जेफरी एप्स्टीन की नेट वर्थ $600 मिलियन तक पहुंच गई और उसकी गिनती अमेरिका के चुनिंदा रईसों में होने लगी। उसके पास मैनहट्टन में न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा प्राइवेट मैंशन था और पाम बीच, फ्लोरिडा, न्यू मैक्सिको एंड पेरिस जैसी जगहों पर कई आलीशान घर और प्रॉपर्टीज थी। 1998 में उसने US वर्जिन आइलैंड्स में समुद्र के बीचों बीच 75 एकड़ में फैला लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीदा था, जहां वो महंगी पार्टियां करता था। उसके सोशल सर्किल में अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मूवी स्टार्स तक शामिल थे। बाहर से सब लग्जरी और सक्सेस दिखता था, लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ इतना घिनौना चल रहा था जिसकी भनक दुनिया को सालों तक नहीं लगी। लेकिन 2005 में एक ऐसा खुलासा हुआ कि लोग जेफरी एप्स्टीन के नाम से भी घृणा करने लगे। हुआ कुछ यूं कि मार्च 2005 में एक महिला ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को मसाज के बहाने अपने घर बुलाकर उसका यौन शोषण किया है। उस महिला ने पुलिस को बताया कि जब उसकी बेटी जेफरी एप्स्टीन के घर पहुंची तो उसने केवल तौलिया पहना हुआ था। कुछ देर मसाज लेने के बाद एप्स्टीन ने उसके साथ जबरदस्ती की। चूंकि आरोप काफी गंभीर था, इसलिए पुलिस ने एप्स्टीन पर केस रजिस्टर कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता लगा कि उस लड़की को उसकी 2 क्लासमेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के पास भेजा था और मसाज के बदले $200 से $300 का लालच दिया था। पुलिस ने जब उन दोनों क्लासमेट से पूछताछ की तो उन्होंने आगे 2 और लड़कियों के नाम बताए। फिर उन लड़कियों ने और भी लड़कियों के नाम बताए और इस तरह पुलिस ने 36 विक्टिम्स को खोज निकाला जो किसी न किसी लड़की के कहने पर जेफरी एप्स्टीन के घर गई थी। एप्स्टीन हर उस लड़की को एक्स्ट्रा पैसे देता था जो उसके लिए एक नई लड़की लेकर आती थी। इस तरह एक लड़की दूसरी लड़की को लाती थी, दूसरी लड़की तीसरी को लाती थी और आगे भी ये चेन बढ़ती चली जाती थी। यानी ये कोई छोटा मामला नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम था जिसे एप्स्टीन अपने पावर और पैसों की आड़ में चलाता चला आ रहा था। शॉकिंग बात यह थी कि विक्टिम्स में सबसे ज्यादा संख्या नाबालिग लड़कियों की थी जिनकी एज मात्र 13 साल से लेकर 18 साल तक की थी। विक्टिम से पूछताछ में पुलिस को यह भी पता लगा कि इस कुकर्म में जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था बल्कि इसमें उसके कई रईस और नामचीन दोस्त भी शामिल थे। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार कर लिया और 27 जुलाई 2006 को जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ट्रायल के दौरान एप्स्टीन ने अमेरिका के फेमस वकीलों की फौज खड़ी कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि एप्स्टीन को जल्द ही बेल मिल गई। इससे स्टेट प्रोसिक्यूटर बैरी क्रिशर पर एप्स्टीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नर्म रवैया अपनाने का आरोप लगा और इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रहे पाम बीच पुलिस चीफ माइकल राइटर इस इन्वेस्टिगेशन में FBI को शामिल करने की मांग करने लगे। ऐसे में यह केस जल्द ही FBI को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने जुलाई 2006 में ऑपरेशन लीप ईयर के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। FBI की जांच में एप्स्टीन के घर और आइलैंड से कई शॉकिंग चीजें मिली। उसके यहाँ से कई बेबी मसाज ट्रेनिंग बुक मिली जिनमें नाबालिग लड़कियों को क्लाइंट्स को मसाज देने के इंस्ट्रक्शंस लिखे थे।
एप्स्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स में हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिनमें केवल अमेरिका के नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी रईस, पावरफुल लोग, लीडर्स, प्रिंस और यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल होते थे, जिन्हें दुनिया काफी इज्जत की निगाह से देखती थी। एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को लालच और धमकी से मजबूर करके अपने प्राइवेट जेट से आइलैंड पर लाता था और फिर उन्हें अपने नामचीन दोस्तों के आगे किसी स्लेव की तरह परोसता था, जहां उसके गेस्ट जानवर की तरह उन भोली भाली लड़कियों पर टूट पड़ते थे। इन सब में उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल उसका सबसे ज्यादा साथ देती थी। गिस्लेन मैक्सवेल अक्सर कमजोर बैकग्राउंड और जरूरतमंद लड़कियों की तलाश में होती थी, जिन्हें वो कभी मॉडल बनाने के झूठे सपने तो कभी मसाज के बदले सैकड़ों डॉलर पे करने का लालच देकर एप्स्टीन तक ले आती थी। इसके बाद एप्स्टीन और उसके पावरफुल साथी कभी विला, कभी घर तो कभी प्राइवेट जेट में उन कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाते थे। इन सब के आधार पर FBI ने एक 53 पेज की लंबी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें एप्स्टीन पर कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण और इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। 36 माइनर विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स, दर्जनों आई विटनेसेस और FBI की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के चलते ऐसा लग रहा था कि इस बार जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों से पूरा पर्दा उठ जाएगा और उसे उम्र भर के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर्दे के पीछे घिनौना खेल खेला गया और मायामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन्स लॉयर्स के साथ एक सीक्रेट डील करके उसे केवल 18 महीनों की सजा दी। एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस का दोषी माना गया और उस पर लगे दूसरे सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस हटा लिए गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस दौरान फेडरल कोर्ट ने कई विक्टिम्स को प्रोस्टिट्यूट कहा था, जबकि फ्लोरिडा के कानून के हिसाब से एज ऑफ कंसेंट की सबसे कम उम्र 18 साल होती है। इतना ही नहीं, उसे बाकी अक्यूज की तरह स्टेट जेल में नहीं बल्कि पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग्स में रखा गया, जो लग्जूरियस फैसिलिटीज से लैस था। वो हफ्ते के 6 दिन 12 घंटे जेल से बाहर अपने ऑफिस में जाकर काम कर सकता था और उसे जेल में केवल रात बितानी पड़ती थी। हद तो तब हो गई जब एप्स्टीन को जुलाई 2009 में सजा पूरी करने के 5 महीने पहले केवल 13 महीनों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। इस तरह एप्स्टीन अपनी बेशुमार दौलत और ताकत के सहारे फिर से अय्याश जिंदगी जीने लगा। चूंकि लोगों को अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के बीच हुए नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट की जानकारी नहीं थी, इसलिए कई जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने पुलिस और FBI की इन्वेस्टिगेशन को गहराई से कुरेदना शुरू कर दिया कि आखिर इतने सीरियस चार्जेस के बावजूद एप्स्टीन को इतनी कम सजा क्यों हुई और वो कैसे जेल से बाहर लैविश लाइफ जी रहा है। इसके बाद कई जर्नलिस्ट ने एप्स्टीन को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसके पावरफुल कनेक्शन की वजह से वो बार बार बच निकला। इन सब में 7 साल बीत चुके थे और अब साल 2016 आ चुका था। लोग मान चुके थे कि अब एप्स्टीन के काले कारनामे दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकेंगे, लेकिन तभी इस कहानी में मायामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली ने ब्राउन की एंट्री हुई और उसी पल से एप्स्टीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जूली ब्राउन ने पुराने कोर्ट रिकॉर्ड्स, बंद फाइलों और दबाई गई गवाहों को दोबारा खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी रिपोर्टिंग आगे बढ़ी, वो सच धीरे धीरे बाहर आने लगा जो सालों से छुपा हुआ था। जूली ब्राउन को उस सीक्रेट डील के बारे में भी पता चला जो मायामी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने की थी और उन्हीं की वजह से विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला था। लेकिन एक कितनी बड़ी आयरनी थी कि उसी अलेक्जेंडर अकोस्टा को साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अपना लेबर सेक्रेटरी बना दिया, जिसका काम अमेरिका में हो रही यौन तस्करी को रोकना और दोषियों को जेल पहुंचाना था। इसके बाद जूली ब्राउन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा तेज कर दिया। उनके लिए इस केस के विक्टिम्स को ट्रेस करना काफी मुश्किल था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम्स को जेन डो 1 और जेन डो 2 जैसे नाम दिए गए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अक्टूबर 2017 में #MeToo नाम का कैंपेन जोर पकड़ने लगा, जिसमें महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण की घटनाओं को शेयर करने लगी। अमेरिका में भी ऐसी कहानियों की झड़ी लग गई, जिसके बाद एप्स्टीन द्वारा मोलेस्ट हुई विक्टिम्स भी अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। इसके बाद जूली ब्राउन ने एक एक करके 80 से ज्यादा विक्टिम्स को खोज निकाला जो यंग एज में जेफरी एप्स्टीन का शिकार हुई थी। किसी ने उन्हें वीडियो इंटरव्यू दिया तो किसी ने फोन पर अपनी आप बीती सुनाई। इन्हीं विक्टिम्स में से एक कर्टनी वाइल्ड थी, जो साल 2001 में केवल 14 साल की उम्र में अपने फ्रेंड के कहने पर एप्स्टीन के पाम बीच मैंशन गई थी, जहां एप्स्टीन ने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए। लेकिन कर्टनी वाइल्ड को दुख सिर्फ इसका नहीं था, बल्कि वो एक और गहरे गिल्ट के साथ भी जी रही थी कि उन्होंने एप्स्टीन से ज्यादा पैसे मिलने के लालच में उसके पास कई अंडर एज लड़कियों को भी भेजा था। एक लड़की वर्जीनिया ग्रिफे नाम की भी थी, जिसे 16 साल की उम्र में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल ने मसाज थेरेपी के बहाने एप्स्टीन
एप्स्टीन के पास भेजा था। वर्जीनिया ग्रिफे ने बताया कि एप्स्टीन ने उसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के पास भी भेजा था, जिन्होंने 3 बार उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। इस तरह साल 2018 तक जूली ब्राउन ने इस केस से जुड़े इतने एविडेंसेस जुटा लिए कि उनसे एप्स्टीन को कड़ी सजा दिलवाई जा सकती थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स मायामी हेरल्ड को भेज दी और ये रिपोर्ट्स 18 नवंबर 2018 को परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से पब्लिश कर दी गई। रिपोर्ट्स पब्लिश होते ही पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। एप्स्टीन और उसके काले कारनामों की पूरी दुनिया में बात होने लगी। लोगों को जैसे ही पता लगा कि एप्स्टीन को सरकार में बैठे शख्स ने बचाया था, लोग अमेरिकन गवर्नमेंट को बुरी तरह कोसने लगे और एप्स्टीन को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। पब्लिक का इतना ज्यादा दबाव बन गया कि FBI ने एप्स्टीन के खिलाफ फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और 6 जुलाई 2019 को उसे अरेस्ट कर न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में बंद कर दिया। एप्स्टीन ने फिर से जुडिशरी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली और उसे 45 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एप्स्टीन के अरेस्ट होने के केवल 6 दिन बाद अलेक्जेंडर अकोस्टा ने भी रिजाइन कर दिया। अब सभी को यही लग रहा था कि एप्स्टीन जल्द ही अपने इस कुकर्म में शामिल अपने नामचीन दोस्तों के नाम खोल कर रख देगा और सभी दोषियों का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अरेस्ट होने के केवल 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में ही मौत हो गई। जेल अथॉरिटी ने कहा कि एप्स्टीन ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी और बात की तरफ इशारा कर रही थी। एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी और फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना था कि ऐसी चोटें आत्महत्या करने से नहीं आती। उनके मुताबिक किसी ने उसका गला घोट दिया था। ये शक तब और पुख्ता हो गया जब पता चला कि एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 कैमरे अचानक उस रात खराब हो गए थे। इसके अलावा जेल अथॉरिटी की तरफ से जो CCTV फुटेज जारी किया गया उसमें भी 1 मिनट का जंप था। इन सब बातों की वजह से माना जाने लगा कि एप्स्टीन के पास एक क्लाइंट लिस्ट थी जिसमें उन पावरफुल लोगों के नाम थे जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था। एप्स्टीन मुंह ना खोल दे, इसलिए उसको जेल के अंदर ही मार दिया गया। इस थ्योरी को बल इसलिए भी मिला क्योंकि 1 साल पहले एप्स्टीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो चाहे तो कई इन्फ्लुएंशियल हस्तियों पर कीचड़ उछाल सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर एप्स्टीन का इशारा किन लोगों की तरफ था। इसके बाद लोग गवर्नमेंट से एप्स्टीन केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को पब्लिक करने की मांग करने लगे और इसे ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। आगे कई सालों तक अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को डिक्लासिफाइड करने की मांग जारी रही। इसी बीच अमेरिका में सरकारें बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और 2024 में उनका टेन्योर भी खत्म होने को आ गया, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स रिलीज नहीं हो सकी। हालांकि इस दौरान इस केस से जुड़े कुछ अपडेट जरूर आए थे। 2020 में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया था। वर्जीनिया ग्रिफे नाम की एक विक्टिम प्रिंस एंड्रू के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में चली गई थी और उनके साथ अपनी फोटो रिलीज कर दी थी जिसमें वो वर्जीनिया ग्रिफे की कमर पकड़े नजर आ रहे थे। इसके बाद प्रिंस एंड्रू को वर्जीनिया ग्रिफे को $16 मिलियन देकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा था और उन्हें रॉयल ड्यूटीज और प्रिंस के टाइटल से भी हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन ये केवल एक विक्टिम और एक पावरफुल व्यक्ति की कहानी थी। बाकी के विक्टिम्स और दूसरे पावरफुल लोगों के गहरे राज अब भी एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों के बीच दबे हुए थे। समय तेजी से निकलता जा रहा था और वक्त 2024 के आखिरी महीनों में पहुंच चुका था। जल्दी ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बने बस को भुनाना शुरू किया और अपने हर इंटरव्यू में कहने लगे कि दोबारा प्रेसिडेंट बनते ही वो सभी एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक कर देंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने एक सपोर्टर के एक ट्वीट को रीट्वीट कर चुके थे जिसमें लिखा था, एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसके पास डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के खिलाफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने उसे मरवा दिया। चूंकि जो बाइडेन ने पिछले 4 सालों में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए रिपब्लिकन सपोर्टर ने यह कहना शुरू किया कि एप्स्टीन फाइल्स में डेमोक्रेट्स नेताओं के नाम हैं, इसलिए जो बाइडेन इसे पब्लिक नहीं करना चाहते। इस तरह अमेरिका में एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक पॉपुलर स्लोगन बन गया। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत गए और जनवरी 2025 में फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो एप्स्टीन फाइल्स के रिलीज होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को विश्वास हो गया कि जल्द ही उनकी मांगे पूरी होने वाली है। वो तब और बेसब्र हो गए जब फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट उनकी डेस्क पर रिव्यू के लिए रखी हुई है और वो जल्द ही इसे रिलीज करेंगी। लेकिन लोगों को गहरा धक्का तब लगा जब जुलाई 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया कि एप्स्टीन के पास कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी और उसने खुद ही अपनी जान ली थी और अब उससे जुड़ी कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। ट्रंप ने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया और एप्स्टीन फाइल्स को बोरिंग और फालतू बताते हुए
ये कहने लगे कि देश में और भी अहम मुद्दे हैं। इसी बीच एक बड़ी घटना घटी। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के केवल 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में वर्जीनिया ग्रिफे की मौत हो गई, जिन्होंने प्रिंस एंड्रू समेत कई बड़ी हस्तियों की पोल खोलकर रख दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा और गर्मा गया। इस आग में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक समय पर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर रहे इलॉन मस्क ने घी डालने का काम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए इसे रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसने लोगों को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया और लोग ट्रंप और एप्स्टीन के पुराने रिश्ते को टटोलने लगे। असल में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन 15 साल से भी ज्यादा समय तक दोस्त रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के ऑफिसेज, लग्जरी होटल्स, प्राइवेट जेट्स और एक्सक्लूसिव पार्टीज में साथ दिखाई देते थे। ये दोस्ती इतनी खुली थी कि 1992 की एक पार्टी में ट्रंप और एप्स्टीन साथ कैमरे में कैद हुए, जहां ट्रंप एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे, लुक एट हर, शी इज वेरी हॉट। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ट्रंप द आर्ट ऑफ द कमबैक नाम की एक किताब लिखी थी, जिसकी एक कॉपी जेफरी एप्स्टीन के पास भी थी, जिसमें ट्रंप ने उसके लिए एक हैंड रिटन नोट लिखा था, टू जेफ यू आर द ग्रेटेस्ट। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। साल 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन की तारीफ करते हुए कहा था, ही लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज आई डू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द यंगर साइड। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर वाला $22,500 का एक चेक भी चर्चा में आया। एक फोटो वायरल हुई जिसमें जेफरी एप्स्टीन अपने कुछ दोस्तों और एक लड़की के साथ वो चेक पकड़े हुए था। फोटो में लड़की का चेहरा ब्लैक कलर से रिडक्ट किया हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से इस लड़की को $22,500 में खरीदा था। हालांकि ट्रंप ने इस चेक पर हुए सिग्नेचर को फेक बताया, लेकिन मामला तब और भड़क गया जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एप्स्टीन की बर्थडे डायरी के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2003 में एप्स्टीन के 50th बर्थडे पर ट्रंप ने उसे एक लेटर लिखा था, जिसमें एक लाइन थी, वी हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन जेफरी। इस लेटर की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह बताई गई कि इसे एक न्यूड स्केच के साथ लिखा गया था और नीचे ट्रंप के सिग्नेचर थे। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा हो गए कि इसे फेक बताते हुए उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 बिलियन का डेफेमेशन केस कर दिया। बात इतने पर ही नहीं रुकी। नवंबर 2025 में 3 ईमेल्स भी सामने आए, जिनसे यह प्रूव होता था कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन की यौन तस्करी के बारे में पहले से ही पता था, जबकि ट्रंप लंबे समय से कहते आए थे कि उन्हें एप्स्टीन के किसी भी मिसकंडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ये सब देख ट्रंप के कट्टर सपोर्टर्स का भी उन पर से भरोसा डगमगाने लगा। लोग खुलकर कहने लगे कि ट्रंप अपनी इमेज बचाने के लिए एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक नहीं होने देना चाहते। इससे पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस को द एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाना पड़ा और 30 दिन के अंदर सभी एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने का ऑर्डर देना पड़ा। 19 नवंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप को भी मजबूरन इस ऑर्डर पर साइन करना पड़ा। इसके 1 महीने बाद दिसंबर 2025 में वो हुआ जिसका लाखों अमेरिकियों को सालों से इंतजार था। दिसंबर के अंत में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए। इनके रिलीज होते ही जो नाम सामने आए उनसे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। इन फाइल्स में करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, फिलोसोफर नोआम चॉम्स्की, मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, म्यूजिशियंस माइक जैगर, फेमस सिंगर एंड डांसर माइकल जैक्सन, अमेरिकन सिंगर एंड एक्ट्रेस डायना रॉस, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी, कॉमेडियन क्रिस टकर जैसे दुनिया भर में चर्चित कई लोगों का जिक्र है और उनकी फोटोज हैं। इनमें से कुछ लोग जेफरी एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के साथ दिखे, तो कुछ एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड में पार्टी करते हुए नजर आए। इन फोटोज में उन हस्तियों के साथ लड़कियां और औरतें भी दिख रही हैं, जिनकी पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे को ब्लॉक मार्क से छिपा दिया गया है। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा पब्लिक किया, जिसमें लगभग 3.5 मिलियन पेज, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1.8 लाख इमेजेस शामिल है। इन फाइलों में कोर्ट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, ट्रैवल लॉग्स, तस्वीरें और इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स शामिल है।
एप्स्टीन फाइल्स के एक फोटो में फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एक स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं के साथ नहाते हुए दिखे, जबकि दूसरे फोटो में बाथटब में एक महिला के साथ दिखे। इतना ही नहीं, एप्स्टीन फाइल से ये भी सामने आया कि साल 2000 में बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन ने एक आदमी को ड्रग देकर उसके साथ यॉट पर यौन संबंध बनाए थे। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यॉट पर बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन उस आदमी के साथ ज्यादती कर रहे थे, उस वक्त वहां डोनाल्ड ट्रंप भी अपने होने वाली पत्नी मेलानिया के साथ मौजूद थे। इसी तरह जहां एप्स्टीन फाइल्स की एक तस्वीर में प्रिंस एंड्रू 5 महिलाओं की गोद में लेटे हुए दिखे, तो वही वो दूसरी फोटो में फ्लोर पर एक नाबालिग लड़की के साथ लेटे हुए नजर आए। उनके अलावा बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे कई पावरफुल लोग एंड सेलिब्रिटीज की भी महिलाओं और लड़कियों के साथ फोटोज बाहर आई। एक मेल से यह भी दावा किया गया कि ट्रंप के फॉर्मर सिक्योरिटी हेड ने एप्स्टीन की एक विक्टिम को अपना मुंह खोलने पर ट्रंप के गोल्फ कोर्स में गाड़ने की धमकी दी थी। उस विक्टिम का दावा है कि ट्रंप गोल्फ कोर्स में सामूहिक यौन संबंध बनाए गए थे और इस केस में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और एसोसिएट गिस्लेन मैक्सवेल भी शामिल थी। उस विक्टिम ने बताया कि उस गोल्फ कोर्स से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी, इसलिए उसे ट्रंप के फॉर्मर सिक्योरिटी हेड ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे भी जमीन में जिंदा गाड़कर हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल से खुलासा हुआ कि रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने के बाद बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD हो गया था। बिल गेट्स की एप्स्टीन के साथ दोस्ती उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनकी एप्स्टीन के साथ दोस्ती दोनों का रिश्ता टूटने की वजहों में से एक था। एप्स्टीन फाइल्स में इलॉन मस्क के बारे में भी सामने आया कि उन्होंने एक ईमेल पर एप्स्टीन से पूछा था कि उसके आइलैंड पर वाइल्डेस्ट पार्टी कब होगी, जिसके जवाब में एप्स्टीन ने इलॉन मस्क से ईमेल पर ही पूछा था कि वो किस किस के साथ पार्टी में आएंगे। एप्स्टीन फाइल्स में एक नॉर्वेजियन डिप्लोमेट तेरजे रॉड लार्सन की इंडियंस के लिए नफरत भी सामने आई, जिन्होंने एप्स्टीन को एक ईमेल में लिखा था कि जब आप एक इंडियन और एक सांप से मिले तो पहले इंडियन को मार डालो। एप्स्टीन फाइल्स की जांच नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट तक भी जा पहुंची। सामने आया है कि उनकी जेफरी एप्स्टीन से 2011 से 2014 तक खास दोस्ती थी, जबकि उस समय तक एप्स्टीन के कुकर्मों का काफी हद तक दुनिया को पता चल चुका था। इस तरह एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क नहीं खोला, बल्कि उन बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की सोच को भी सामने रख दिया, जिन्हें दुनिया आदर्श मानती थी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा झटका अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हजारों बार हुआ है। इन्हीं फाइल्स से खुलासा हुआ कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से 8 बार ट्रैवल किया था। इनमें से 2 ऐसे ट्रिप्स भी थे जिनमें एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ अननोन लड़कियां भी थी, और वो वहां क्यों और किस लिए थी, ये जांच का विषय है। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स में सीरियल यौन अपराधी लैरी नासर द्वारा जेफरी एप्स्टीन को लिखे गए एक लेटर का भी जिक्र है, जिसमें उसने लिखा था कि हम दोनों में एक चीज कॉमन है, हमारा यंग लेडीज के लिए प्यार। हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग लड़कियों को पसंद करते हैं, लेकिन वो आज देश के प्रेसिडेंट है और हम जेल की सलाखों के पीछे हैं, इसलिए लाइफ बहुत अनफेयर है। ऐसा माना जाता है कि लैरी नासर ने ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही कही थी, क्योंकि लैरी नासर ने एप्स्टीन को ये लेटर अगस्त 2019 में लिखा था और उस समय लैरी नासर और एप्स्टीन दोनों जेल में बंद थे, जबकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस लेटर के कुछ दिन बाद ही जेफरी एप्स्टीन की जेल में ही मौत हो गई थी। इन फाइल्स में एक लिमोजीन ड्राइवर का दावा भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उस ड्राइवर ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के करीब एक हफ्ते पहले FBI को कॉल करके बताया था कि जब वो 1995 में डोनाल्ड ट्रंप को डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जा रहा था, उस समय ट्रंप कॉल पर बार बार जेफरी जेफरी कह रहे थे और कुछ लड़कियों को अब्यूज करने की बात कर रहे थे। आगे उस ड्राइवर ने बताया कि जब उसने कुछ साल बाद इस बात की चर्चा एक महिला से की तो महिला एकदम शांत हो गई और उसने बताया कि ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ मिलकर उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद उस महिला ने ड्राइवर के कहने पर पुलिस स्टेशन में एप्स्टीन और ट्रंप के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन इसके कुछ दिन बाद वो अचानक अपने घर में मृत पाई गई। हालांकि जब इस बात की काफी चर्चा होने लगी तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डोनाल्ड ट्रंप को बचाने पर उतर आया और कहा कि ये अनवेरिफाइड फैक्ट्स है, जिसे इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप को बदनाम करने के लिए किया गया था और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह जो ट्रंप जिन एप्स्टीन फाइल्स को एक पॉलिटिकल हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही फाइल्स उनके गले की हड्डी बन गई हैं। जेफरी एप्स्टीन पर लंबे समय से इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट होने के आरोप लगते रहे हैं और कहा जाता है कि उसने अपने पास बड़े बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियन के आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस इसलिए रखे थे क्योंकि वो इनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। कहा जाता है कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल भी
मोसाद के एजेंट थे और 1991 में उनकी मिस्टीरियस डेथ के बाद उनके काम को एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल ने मिलकर आगे बढ़ाया। जेफरी एप्स्टीन का मोसाद एजेंट होने का शक तब और गहरा गया जब इन्वेस्टिगेटर्स को एप्स्टीन के घर में इजरायली डिफेंस फोर्स का एक स्वेटशर्ट रखा हुआ दिखा। हालांकि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि एप्स्टीन फाइल्स ने यह दिखा दिया कि ताकत और शोहरत के पीछे छिपे चेहरे कितने खोखले हो सकते हैं। एप्स्टीन फाइल्स किसी एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि समाज का एक सच्चा आईना है जो दिखाता है कि जिन लोगों को दुनिया एलीट, लीडर और रोल मॉडल मानकर सिर आंखों पर बैठाती है, वही लोग अक्सर अपनी सबसे गंदी सच्चाइयों को ताकत, शोहरत और सिस्टम की आड़ में सबसे गहराई में दबा कर रखते हैं। ऐसे में यह भी देखना होगा कि जिन मासूम लड़कियों का सालों तक शोषण हुआ, क्या उन्हें कभी सच में इंसाफ मिल पाएगा? क्या जिन ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं वो कभी कानून के सामने जवाबदेह ठहराए जाएंगे, या फिर हमेशा की तरह पैसा, पहुंच और रसूख उन्हें बचाकर निकाल ले जाएगा और सच्चाई एक बार फिर ताकत के नीचे दब